नमस्कार दोस्तों, WNA के 4th शो में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और हर शो की तरह इस बार भी हम वीकली न्यूज एनालिसिस लास्ट 15 अगस्त को हमने किया था। इसके बाद जैसा कि मानसून सेशन ख़त्म हो गया है, इसके बाद बहुत ही कम ऐसी न्यूज हैं जो कि हम लोगों के सामने आ रही हैं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए कुछ बहुत ही रोचक न्यूज की डेप्थ में जाकर सब चीज़ों का एनालिसिस करने की कोशिश कर रहा हूं। जैसा कि आप न्यूज में देख पा रहे हो कि हम पहले पॉलिटी की बात करते हैं। यदि हम पॉलिटी में बात करते हैं तो CBI, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, किस तरह से हमने लास्ट क्लास में एक इसके मुद्दे की बात किया था कि जी जो इसकी विचारधारा है के अकॉर्डिंग किस तरह से दिल्ली में शराब पॉलिसी के ऊपर किस तरह से बहस छिड़ी हुई है और किस तरह से किसी चीफ मिनिस्टर के ऊपर एक CBI का रेड हुआ और उसकी हम जानकारी लेते हैं। देखिए होता क्या है कि यदि हम वर्ल्ड की बात करते हैं तो वर्ल्ड में यदि कोई भी क्राइम होता है तो उसके लिए इंटरपोल ऑर्गेनाइजेशन होता है। यदि हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के लिए फिर CBI आता है। CBI है, CBI जो होता है वो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के अंडर में आता है और उसका जो हेड होता है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग का होता है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। अच्छा, यदि इसके ऊपर और को यदि इस प्लेट की बात करें CBI के ऊपर और कौन सी एजेंसी हो CBI को इंस्ट्रक्शन देती है, वो CVC भी होती है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। वो एक पर्टिकुलर जो विजिलेंस के ऑफिस में काम करते हैं उनके लिए होती है। अच्छा, CBI जो ये एजेंसी है, ये बेसिकली इसकी जो एजेंसी है या इसके जो मेंबर हैं, जो कमेटी है, जो डायरेक्टर होते हैं, जो और एम्प्लॉय होते हैं, जो चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं, उनका अपॉइंटमेंट कौन करता है संथानम कमेटी के अकॉर्डिंग। तो इसके जो अपॉइंटमेंट कमेटी होती है, जो अपॉइंटमेंट जो एम्प्लॉय डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कहते हैं, उसमें जो कमेटी होते हैं, एक तो उसमें PMA प्राइम मिनिस्टर होते हैं, दूसरा अपोजिशन ऑफ लीडर्स होते हैं जो अपोजिशन के लीडर होते हैं, और CJI होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जैसा कि आप जान रहे हो कि अभी कल ही हमारे देश के 49th CJI UU ललित जी ने ओथ लिया है। वो 8 नवंबर तक रहने वाले हैं। इसके बाद नए CJI जाएंगे। तो CJI चीफ सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, इसका हेड ऑफिस दिल्ली में है, CJO कॉम्प्लेक्स के पास। और तो इसका काम क्या होता है बेसिकली, इसका जो एकेडमी है जहाँ पे ट्रेनिंग होती है, इसमें या तो इसमें पुलिस के जो ऑफिसर्स होते हैं वो भी बहुत अच्छा यदि परफॉर्मेंस करते हैं तो उनको भी CBI में रिक्रूट कर लिया जाता है। अच्छा, लेकिन इसकी एजेंसी है गाजियाबाद। गाजियाबाद शहर तो आप लोग ज़्यादातर लोग गाजियाबाद से हैं और जानते हैं कि जो शास्त्री नगर के सामने जो गोविंदपुरम में है, इसका हेड ऑफिस जो पार्क है उसी के पास है। इस इंडिया की जो एकेडमी है CBI की एकेडमी है वर्ल्ड लेवल की, वो यहाँ पे है। दूसरा पॉइंट, इसमें से आपने 2012 में इस तक क्या था कि ये CBI RTI के अंदर में आती थी, लेकिन 2012 के बाद इसको RTI से एग्जम्प्ट कर दिया है कि RTI की इंफॉर्मेशन कोई नहीं लेगा। अच्छा, ये किन किन क्राइम का इन्वेस्टिगेशन करती है, या तो एंटी करप्शन का हो कोई मुद्दा हो उसमें, या इकोनॉमिक फ्रॉड का कोई मुद्दा हो उसमें, और या तो स्पेशल क्राइम का मुद्दा हो जिसमें बहुत ज़्यादा जिसमें पुलिस फेल हो जाती है। ऐसा क्राइम जैसे सुशांत सिंह राजपूत का केस जो था, बॉलीवुड के फेमस एक्टर, उसमें पुलिस का इन्वेस्टिगेशन जब लगता है कि नहीं, मीडिया में बहुत सारी चर्चा हो रही है इसकी, लेकिन पुलिस कंट्रोल नहीं कर पा रही, तो फिर उसके क्राइम को वो ले लेती है। अच्छा, ये कैसे डिसाइड होता है कि CBI कैसे प्रोसेस को इन्वेस्टिगेट कर दी, क्या प्रोसीजर होता है केसेस को? तो सिंपल सा पहले ये होता है कि यदि FIR होती है, FIR पुलिस को होती है। अब उस पुलिस को FIR में यदि सेंटर को अप्रोच करती है स्टेट, यदि उसको लगता है तो वो सेंटर किसको रिकमेंड कर देती है, CBI को। CBI अपना जजमेंट सुनाती है।
दूसरा प्रोसेस ये होता है कि यदि सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट चाहे तो किसी भी केस को सीबीआई को दे सकता है इन्वेस्टिगेशन के लिए, तब भी सीबीआई उसमें इन्वेस्टिगेट करती है। होपफुली यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो सीबीआई के लिए आपको इतनी इंफॉर्मेशन मेरे हिसाब से एक कॉमन मैन के लिए, कॉमन स्टूडेंट के लिए एक सफिशिएंट है। और आगे की बात करते हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। आप अभी हाल ही में देख रहे हो कि झारखंड में किस तरह से ऑफिस ऑफ AK-47 की 2 राइफलें मिली जो एक सरकारी थी। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के तहत कोई भी यदि मंत्री या कोई भी MLA MP यदि उसके आता है तो उसकी मेंबरशिप चली जाती है। अच्छा, उसी को लेकर के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के तहत वहाँ की जो झारखंड की सरकार है, हेमंत सोरेन की, शिबू सोरेन के जो बेटे हैं, उनके लिए एक नोटिस जारी किया डिस्क्वालिफिकेशन मेंबर के लिए। अब डिस्क्वालिफिकेशन मेंबर होता है तो इस 2 तरह से होता है। एक तो आर्टिकल 191 के तहत ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पार्लियामेंट या सेंटर का कोई भी हो, वहाँ से डिस्क्वालीफाई हो जाएगा यदि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है। क्योंकि यदि आप इलेक्शन लड़ते हो तो आपको किसी भी सरकारी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, ये है सिंपल से मतलब। इसका मतलब यदि है तो इसका मतलब आप डिस्क्वालीफाई हो। इसका यदि स्टेट की हम बात करते हैं तो गवर्नर, इसमें फाइनल डिसीजन गवर्नर का होता है डिस्क्वालीफाई के लिए 192 आर्टिकल के तहत। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इस समय यहाँ पे न्यूज पे था। आप किस तरह से देखते हो, अपनी सरकार को बचाने के लिए लगे हुए हैं। हालांकि मेजॉरिटी है, लेकिन जो उनके हेमंत सोरेन है, यदि उनकी डिस्क्वालीफाई होते हैं मिनिमम 6 ईयर के लिए, तो वो फिर आगे उनकी जगह पे कौन आएगा, ये एक कैसा मुद्दा है। साथियों, आसपा की बात करते हैं। अभी प्राइम मिनिस्टर जी ने कल परसों ही स्टेटमेंट दिया है कि नॉर्थ ईस्ट से हम कंप्लीटली आसपा को हटा रहे हैं। आसपा का क्या होता है, ये बेसिकली आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट होता है जो 1958 के टाइम पे पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार के लिए आया था। ये अभी तक 3 जगह पे लागू हुआ है। एक तो पंजाब में जब लागू हुआ था ड्यूरिंग द मिलिट्री सर्जेंस के टाइम पे, जम्मू कश्मीर में पहले लागू था और नॉर्थ ईस्ट के रीजन में लागू था। तो सबसे पहले पंजाब में हटा, फिर जम्मू कश्मीर में तो जब 5 अगस्त 2019 को जब आर्टिकल धारा 370 को हटा करके आर्टिकल 35A की हटा लिया। धारा 370 नहीं हटी, लेकिन उसके अंदर जो सब्जेक्ट थे 97 सब्जेक्ट में 3 सब्जेक्ट के ऊपर ही सेंट्रल को पावर थी, और उस पावर को लेकर के उस पावर को में ही कानून बना सकते थे सेंट्रल। और 94 जो सब्जेक्ट थे आर्टिकल 35A के तहत आते थे, उसको हटाया गया है। लेकिन अभी यदि कोई पूछे कि क्या आर्टिकल 370 हटाया गया है, तो नहीं हटाया नहीं गया, बस उसको डाइल्यूट कर दिया गया है, मतलब उसके अंदर कुछ है नहीं है। साथियों, इसके बाद अब कंप्लीटली 2015 में 2018 में त्रिपुरा मिजोरम से भी आर्टिकल आसपा को हटाया गया है। अब जितने भी स्टेट है नॉर्थ ईस्ट से, सभी को धीरे धीरे बोल दिया मोदी जी ने कि अब आसपा को हम हटा रहे हैं। साथियों, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं इकोनॉमिक के कुछ हाइलाइट्स की। यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस पब्लिक गुड्स। देखो, अभी गवर्नमेंट ने हाल ही में स्टेटमेंट एक आया था कि हम जो यूपीआई जो आप गूगल पे से या ऑनलाइन पेमेंट से सर्विसेज करते हो, तो पेमेंट करते हो, तो उसमें आपको चार्जेस लगेगा। लेकिन जब इसका कुछ ज़्यादा विरोध हुआ तो गवर्नमेंट ने बोला नहीं, हम कोई चार्जेस लगाने वाले नहीं हैं, वी आर नो। ठीक है, तो पब्लिक गुड्स, तो बोला कि ये पब्लिक गुड्स होता है, एक प्राइवेट गुड्स होता है। पब्लिक गुड्स में क्या होता है कि ऐसे गुड्स जो सबको यूज करता है, जैसे रोड है पब्लिक गुड्स है, प्राइवेट गुड्स है जो वो कार चलाते हो आप। ठीक है, तो ये है। दूसरे पॉइंट ये होता है कि इसमें आप टैक्स दो चाहे ना दो, लेकिन आप यूज कर सकते हो। नेचर राइटिंग होती है। ठीक है, तो भी ये जो अभी पब्लिक गुड्स
की बात की गई है तो यूपीआई पब्लिक गुड्स में आती है, तो फिर किसी भी तरह का इसमें टैक्स लगाने की कोई बात ही नहीं है। आप देखते हो कि गवर्नमेंट किस तरह से टैक्स स्लैब इंक्रीज कर रही है, और टैक्स जो इंक्रीज किया जा रहा है तो वो भी बेसिकली कहीं ना कहीं इसका भी वो है कि कॉर्पोरेट टैक्स को रिड्यूस किया जा रहा है, लेकिन जो अपना डायरेक्ट टैक्स है उसको इंक्रीज किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए। साथियों, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम आगे देखते हैं सब्सिडी। सब्सिडी आप जानते हो, जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई 2013 से दिल्ली में, तब से सब्सिडी या फ्री बीज कि फ्री में पानी, फ्री में बिजली, इन सब चीज़ों की बात ज़्यादा होने लगी है। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए अभी लास्ट मंथ प्राइम मिनिस्टर मोदी जी बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का उद्घाटन करने के लिए गए थे। वहाँ पे उन्होंने रेवड़ी कल्चर की बात किया था, और रेवड़ी कल्चर से मतलब ये होता है कि बहुत सारी चीज़ें जो फ्री में जनता को दी जाती हैं। तो यदि हम सब्सिडी की बात करें तो दो तरह से हो सकता है, तो या तो फेयर बेल में या तो फ्री बीज में। फेयर बेल का मतलब क्या होता है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं, स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देशक तत्व के तहत जो चीज़ें आती हैं उनको या तो फेयर बेल, राज्य की जिम्मेदारी है कि लोगों के साथ जस्टिस करना, पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिकल हो, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस करना, और उसमें उसका एक पार्ट है फ्री बीज। फ्री बीज का मतलब क्या है कि रेवड़ी कल्चर, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इफेक्ट जिसका तुरंत आता है, जो शॉर्ट टाइम होते हैं। आप देखते हो जो स्कीम्स आती हैं वो लॉन्ग टाइम इफेक्ट करती हैं, लेकिन यदि आपको कोई माफ़ कर दे सीधे बिजली का बिल 0, तो वो क्या है, तुरंत इफेक्ट दे रहा है। तो कहीं ना कहीं फ्री बीज की बात का मतलब यही है कि सब्सिडी को हमको क्या करना है, धीरे धीरे कम करना है, लोगों को एक शक्तिशाली बनाना है, परमानेंट सोल्यूशन देना है। ये एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है जिसके तहत मोदी जी ने कई बार फ्री बीज कल्चर का अपोज किया। साथियों, इतना ही नहीं, रिसेंट में आप देखते हो तो किस तरह से हेट स्पीच का मुद्दा आया, चाहे वो नुपुर शर्मा का केस रहा हो, चाहे वो साउथ इंडिया में बीजेपी के कार्यकर्ताओं का केस रहा हो, और किस तरह से दोनों को हेट स्पीच को काउंटर किया गया। साथियों, एक तो हेट स्पीच की डिफिनीशन नहीं है कि हेट स्पीच क्या है। कोई पूछे हेट स्पीच क्या है, ये तो कहीं डिफाइन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। इस वजह से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है कॉन्स्टिट्यूशन में कि यदि डिफाइन नहीं है तो इसको कौन डिसाइड करेगा कि क्या हेट स्पीच है। लेकिन आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत 19 सब क्लास 2 के तहत ये डिसाइड किया गया है कि एनीथिंग सर्टेन रिस्ट्रिक्शन टेक प्लेस अंडर फ्रीडम ऑफ स्पीच। अब उसमें क्या है, सेक्शन 69A ऑफ आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का सेक्शन 69A है। ये कहता है कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री कई सारे ऐप को, कई सारे न्यूज़ चैनल को, कई सारे यूट्यूब चैनल को बैन किया है। क्यों? क्योंकि ये सब चैनल्स जो यूट्यूब चैनल्स थे ये सभी कहीं ना कहीं हेट स्पीच को प्रमोट कर रहे थे, और इसकी पावर्स मिलती है। मैंने इसे बताया कि आर्टिकल 19 सब क्लास 2 जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसके तहत, फंडामेंटल राइट्स आपको सबको मालूम होंगे कि हर एक सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स हैं, चाहे वो इंडियन हो चाहे वो फॉरेन हो। हालांकि फॉरेनर को कुछ 3-4 राइट्स कम मिले हैं, लेकिन फंडामेंटल राइट्स तो हैं ही। ठीक है, अच्छा, तो अब इसके लिए होता कैसे है। मान लो आपको कोई, आपकी हेट स्पीच है, आपका ऐप है, आपका चैनल है, आ गया, तो उसको बंद कैसे करते हैं। उसके लिए प्रोसीजर होता है। क्या प्रोसीजर होता है? उसके लिए क्या होता है कि सबसे पहले आपका एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी होता है। उस ऑर्डर के तहत जुडिशियल ऑर्डर होता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट जाती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, एक नोडल ऑफिसर को अपॉइंट करेगी।
वो नोडल ऑफिसर क्या करेगा, उसको चेक करेगा और फिर उसको उस चैनल को एक नोटिस सेंड करेगा और यदि उस नोटिस में वार्निंग दी जाएगी कि आपके पास ये प्रॉब्लम्स है, इनको सही करो। यदि वो सही कर लेता है तो उसमें कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन यदि क्रिएटर्स को नोटिस सबमिट का जवाब नहीं देता है तो फिर उसके तहत फिर वो अप्रूव कर देता है MIT, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेलीकम्युनिकेशन को जाएगी। अब वो क्या करेगा, डेजिग्नेट करेगा ऑफिसर को जो भी हैं और उसके तहत वो फिर उस चैनल के कंटेंट को रिमूव करेगी या तो उस चैनल को बंद कराएगी। दोस्तों ये पूरा प्रोसीजर है। तो कोई भी आजकल हेट स्पीच है, आप उसकी आवाज़ को, उसकी स्पीच को बंद करने के माध्यम को लोग ब्लॉक कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हेट स्पीच की डिफिनीशन कॉन्स्टिट्यूशन में है नहीं। तो जो लोग हेट स्पीच फैलाते हैं उनकी या तो चैनल को बंद कर दिया जाता है या तो उनके ऐप को हटा दिया जाता है, को कंटेंट को हटा दिया जाता है। होपफुली यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे हम देखते हैं कि साइंस एंड टेक की बात करते हैं कि I3 आपने लास्ट में क्लास में भी मैंने बताया था कि किस तरह से मोदी जी ने बोला है कि जय जवान जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान की बात किया है लाल किले के प्राचीर से, और एक बार फिर I3 लेके आए हैं। I3 का मतलब क्या है? इनोवेट इन इंडिया, इंडिया में आके इनोवेट करें। इसके तहत हम स्किल प्रोवाइड कराएंगे। अभी लास्ट 1-2 दिन पहले मोदी जी ने स्मार्ट हैकाथॉन इनोवेशन का शुरुआत किया था अहमदाबाद में। उसमें ये बोला था कि जो फ्यूचर है इंडिया का है, स्किल है इंडिया की है, मैन पावर है इंडिया के पास है। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी की बात करें तो थ्योरी यही बताती है कि जो मैन पावर है वो सबसे ज़्यादा इंडिया के पास है। टेक्नोलॉजी दूसरे स्टेट के पास है, लेकिन किसी टेक्नोलॉजी को आगे गवर्न करने के लिए मैन पावर की जरूरत होती है। तो इस वजह से बोला गया है कि जय अनुसंधान का नारा है जो I3 प्रमोट करता है। I3 का जैसे मेक इन इंडिया है, वैसे क्या है, इनोवेट इन इंडिया है। आपको इनोवेशन के लिए हम पर्टिकुलर चीजें प्रोवाइड करवा रहे हैं साथियों। इसके बाद एनर्जी। अभी लास्ट क्लास में आपने देखा होगा कि हमने कई बार पार्लियामेंट सेशन चल रहा था, उसमें बहुत सारे बिल पास हुए और उसमें से एक एनर्जी कंजर्वेशन का बिल पास हुआ है। उसमें ये बोला गया है कि हम जो एनर्जी के लिए अल्टरनेट सोर्सेज का यूज करना चाहेंगे, जैसे फॉसिल फ्यूल सोर्सेस ऑफ एनर्जी में उसकी तलाश करेंगे और अल्टरनेटिव सोर्स देखने हैं, क्योंकि हमको विंड एनर्जी के ऊपर भी डिपेंडेंट रहना है और जो हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी है इसको कम से कम यूज करने की कोशिश करना है। इस वजह से अभी पार्लियामेंट में अमेंडमेंट किया गया है। इसके साथ लेनेंसी प्लस की हम बात करते हैं कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में अभी रिसेंट अमेंडमेंट किया गया है, 2022 में बिल आया है कि ये बोला गया है कि यदि आप कार्टेल फार्म करते हैं और यदि कार्टेल में कई लोग हैं तो उसमें आपको एक को प्राइज मिलेगा या एक को एग्जम्पशन किया जाएगा। मतलब क्या है कि काला बाजारी। जिससे होता क्या है कि जब चीज़ें सामान मार्केट में सस्ता होता है तो लोग उसको स्टोर कर लेते हैं और स्टोर करते हैं तो फिर क्या हो जाता है कि उसकी फिर सप्लाई कम हो जाती है। फिर जब उसकी डिमांड बढ़ती है तब वो ओपन करते हैं। तो ये क्या है, एक पूरा नेक्सस है और इस नेक्सस में कई सारे लोग हैं। तो यदि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोला है कि यदि कोई नेक्सस का एक आदमी यदि हमको बताता है तो हम उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे। तो लेनेंसी प्लस बोला गया है कि हम उसको कुछ राहत देंगे। ठीक है, तो इसकी बात ये की गई है। इसके साथ ही और बहुत सारे छोटे मोटे मुद्दे थे, लेकिन मैंने ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट मुझे लगे नहीं तो मैंने उनको लिया नहीं। और साथ में
बहुत सारी चीज़ें और हैं, जिसे आपको यदि मैंने बताया कि एग्रीकल्चर है, हेल्थ से सेक्टर है और जो एजुकेशन सेक्टर है, तो अभी यदि हम बात करें तो हमको एक्सपेंडिचर बढ़ाने की ज़रूरत है, सब्सिडी की यदि हम बात करें। इसके साथ ही यदि हम बात करें कि जो हेल्थ से जीडीपी में जो इन्वेस्टमेंट है, एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट है 2005 में 10% ऑफ जीडीपी था, लेकिन वो अब इस समय घट करके 5% आ गया है। किसमें? एग्रीकल्चर में। साथ में हेल्थ में एक्सपेंडिचर जो था 1.5% ऑफ जीडीपी था पहले, लेकिन अभी वो बोला गया था कि ये पहले कोठारी कमीशन आया, उसने बोला कि 6.5% ऑफ जीडीपी होना चाहिए। बजट में ये बोला गया है, अभी लास्ट बजट आया था 3.1% ऑफ जीडीपी है। तो कहीं ना कहीं जो हमारे ये चीज़ें हैं, हेल्थ है, एजुकेशन है, एग्रीकल्चर है, ये जो कोर सेक्टर है, इन पे कहीं ना कहीं जीडीपी का इन्वेस्टमेंट और इंक्रीज करने की ज़रूरत है साथियों। यदि ऐसा होता है तो निश्चित रूप से जो मेक इन इंडिया है, जो भारत को 2047 तक एक डेवलप कंट्री बनाना है, तो हमको एग्रीकल्चर में, हेल्थ में और एजुकेशन में जीडीपी के इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना होगा साथियों। अभी एक मुद्दा और थोड़ा सा चर्चा में है, उसकी भी बात कर लेते हैं। गोवा में एक बीजेपी के नेता हैं जिनका अभी हाल ही में इंसिडेंट हुआ। तो वो इंसिडेंट ये पाया गया है कि जो गोवा है, जितने भी बॉर्डरिंग कंट्री हैं, बॉर्डरिंग के स्टेट हैं, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो गोवा हो, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो, म्यांमार हो, यहाँ पे ड्रग्स ट्रैफिकिंग की प्रॉब्लम ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इंडिया जो लाई करता है गोल्डन क्रेसेंट और गोल्डन ट्रायंगल के बिटवीन में लाई करता है, और इनके बीच का जो रीजन है इंडिया है, तो कहीं ना कहीं जो इंटरनेशनल बाउंड्री हैं उनसे जो स्टेट अटैच हैं, वहाँ पर ड्रग्स का काम ज़्यादा होता है। तो इसको काउंटर करने के लिए बहुत सारे ड्रग्स ड्राइवन हैं, लेकिन ड्रग्स जो बांग्लादेश से कहीं कहीं आप देखोगे तो म्यांमार होते हुए बांग्लादेश आता है, और फिर बांग्लादेश होते हुए इंडिया आता है, यहाँ से नॉर्थ ईस्ट को सप्लाई करता है। इधर आप देखोगे पंजाब है, वहाँ पे भी ज़्यादा है। तो जितने भी ये बॉर्डरिंग कंट्री है, यहाँ पे ड्रग्स का काम ज़्यादा है। तो इस केस को भी अभी थोड़ा सा दिया गया है हाईलाइट, लेकिन अभी उसमें सीबीआई जांच के लिए रिकमेंडेशन के लिए बोल रहे हैं। तो मैंने इसमें से सीबीआई जांच पहले भी बताया, लास्ट क्लास में हमने इंफॉर्मेशन ईडी की बात किया था। और एजेंसियां हैं जैसे एनआईए है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो 2008 में मुंबई अटैक हुआ था इसके बाद बनाई गई थी। अब उसमें ये बोला गया है रिसेंटली इसी साल कि जो विद इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया दोनों गए पे इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। इसके साथ रावी है और इसके साथ एनसीबी है, नेशनल क्राइम ब्यूरो, जो ड्रग्स के काम को, ड्रग्स के केसेस को देखती है। सीबीआई के लिए मैंने आपको बता ही दिया है। और अमेंडमेंट इस बार हुए हैं, 4-5 अमेंडमेंट हुए हैं बिल, वो अभी बिल आए हैं, लेकिन अभी फाइनल जब कोई बिल आता है तो लोकसभा में जाता है, राज्यसभा में जाता है, प्रेसिडेंट की एसेंट मिलती है, तब जाके वो फाइनल माना जाता है। तो अभी बिल अभी पेंडिंग है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट में बोला गया है कि अभी हम प्राइवेट मेंबर को भी ट्रांसमिशन के लिए भी हम अलाउ करेंगे, वो भी आएंगे। एनर्जी के लिए मैंने बता दिया है आपको, कंपटीशन कमीशन के लिए मैंने बता दिया। तो ये सब बिल हैं, इन चीज़ों के लिए भी आगे हम डिस्कस करेंगे, और आप लोग देखिए और बताइए कैसा लगा, और साथ में आगे भी देखते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।